हेलो साथी, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई के फाइनली एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो उसके लिए जो आज की जो यह वीडियो रहने वाली है वह 50 नंबर की वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई में बिहार से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार हिस्ट्री हो, बिहार भूगोल हो, बिहार कृषि, बिहार जनगणना, बिहार पॉलिटी व बिहार खनिज। तो आज हम एक ही वीडियो में सभी टॉपिकों को लेकर आए हैं, बहुत अच्छे से कवर कराया है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। ये वीडियो जो रहने वाली है यह 2 घंटे की वीडियो रहने वाली है। तो इसमें हमने 2 घंटे में कंप्लीट बिहार का डिटेल एक्सप्लेन के साथ हमने इस वीडियो को कवर किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर हमने इससे पहले 7 वीडियोज़ और कराई हैं, जिसमें कि हमने एक वीडियो में एक मैराथन कराई है। जैसे कि पहली वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, यह है आपकी पहली वीडियो बिहार जीके स्पेशल की। सेकंड वीडियो है आपके प्राचीन इतिहास व मध्यकालीन इतिहास। थर्ड वीडियो है आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथी वीडियो है आपके लिए भारत व विश्व भूगोल। उससे अगली वीडियो है आपके लिए साइंस, जिसमें कि आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, सीडीपीओ, बिहार असिस्टेंट, बिहार हेडमास्टर, बिहार, तो सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए बिहार टीआरई यानी कि बीपीएससी टीचर के लिए रीजनिंग की, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसमें लिया है। और लास्ट वीडियो है आपके लिए ये। तो प्लीज़ आप इन 7 डेज में इन 7 वीडियो को बहुत अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से देखें। इन सभी वीडियो की लिंक आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बस एक वीडियो को अच्छे से देखिए। 7 वीडियो हैं, 7 वीडियो को आप अच्छे से बार देखिए तथा अपना इस बिहार टीचर में सफलता को प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के अनुसार। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्त ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो जो बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था वह आपके सोवियत संघ रूस के सहायता से बनाया गया था। किसके सहायता से? सोवियत रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो देखिए, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका पटना वैशाली। जो पटना वैशाली है वह आपके दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो एक्सप्लेन है उसको हम एक बार देखते हैं आपके सामने। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो वैशाली किस में आता है? उत्तरी गंगा क्षेत्र में। ठीक है, देखिए हमने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो 7 वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आप उन 7 वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी, जो आपकी तैयारी हो जाएगी बीपीएससी के लिए, वह बहुत ही अच्छे लेवल पर हो जाएगी। क्योंकि हमने इन 7 वीडियो में पूरी जो बुक है बीपीएससी की, देखो जो ये बुक आपको दिख रही है ना, इस पूरी बुक को कवर किया गया है। जो घटना चक्र की बुक है, बीपीएससी घटना चक्र 2024 पूर्वावलोकन के नाम से आती है, इन पूरी बुक को हमने इन मात्र 7 वीडियो में हमने कवर किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि एक बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर
हो जाती है। तो प्लीज़ आप इन 7 वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ही लेवल पर ले जा सकती हैं। तो प्लीज़ आप इन 7 वीडियो को अवश्य देखें व अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये आपके साथ अंतिम समय है। तो देखिए, हमने जो एक समग्र वीडियो बनाई है वह बहुत ही कम समय में पूरी बुक को हमने इसमें सीमित रखा है। तो पूरी बुक का जो सॉल्यूशन हमने कराया है मात्र इन 7 वीडियोज़ में ही कराया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। व अभी तक हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप आने वाले एग्जामों में व आने वाले वीडियो में आप हमारे साथ कनेक्ट रह चुके हैं। ओके, चलिए देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आप सभी को पता है किस में पाया जाता है, जमुई में। किस में, जमुई में। ठीक है, देखिए इसका हम आपके पास इसका एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट, सिलिका, बालू इत्यादि भी पाया जाता है। यह जिला तंबाकू उद्योग एवं टसर रेशम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि जमुई जिला वर्ष 1991 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। किस नहर का निर्माण, त्रिवेणी नहर का निर्माण। तो आप सभी को पता है त्रिवेणी नहर का निर्माण आपका गंडक नदी पर किया गया है। कहाँ पर, गंडक नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। किसकी, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। ओके, चलिए अगला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ये जो हर बार प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, यानी कि कहाँ आयोजित होता है ये पूछा गया है। तो कहाँ आयोजित होता है, सोनपुर में। कहाँ होता है, सोनपुर में। जो कि आपका ये सोनपुर आपका जो पशु मेला है वह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ठीक है, चलिए देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। यानी कि जो आपकी जल संरक्षण सिंचाई है वह दक्षिण बिहार में क्या कहलाती है, किस नाम से कहलाती है। तो वह आहर पाइन नाम से जानी जाती है। किस नाम से, आहर पाइन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसका जो एक्सप्लेन है वह हम आपको दिखाते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट। देखिए, थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो वह आपकी C2 प्रकार की है। किस प्रकार की, C2। देखिए C2 कैसे कहते हैं, जो कि जो बर्फीली शुष्क वायु है ना, बर्फीली शुष्क वायु, बर्फीली शीतोष्ण वायु, उसको हम क्या कहते हैं, C2। ओके, चलिए देखिए इसकी एक्सप्लेन। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। क्यों कहा जाता है, देखिए किसको, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सूखी सहिष्णु फसल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सूखी सहिष्णु फसल। देखिए BPSC स्कूल टीचर 2023 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अधिक से अधिक जो प्रश्न BPSC पूछता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही
पूछता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे अच्छे से फोकस करिए। देखो अंतिम समय में इतनी लंबी वीडियो है नहीं कि जिसको आप देख नहीं सकते, मात्र 2 घंटे की वीडियो है। 2 घंटे में हमने समग्र बिहार का भूगोल, पॉलिटी, आर्थिक समीक्षा, कृषि, जलवायु सभी को हमने इस वीडियो में समाहित किया गया। तो प्लीज़ आप 2 घंटे निकाल के इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर मिलती है कोसी नदी गंगा में, कुर्सेला पर। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कुर्सेला। देखिए कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सप्तकोसी नाम से, बिहार में। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में। देखिए बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत डेडिकेट हुआ, पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो देखिए किस नदी से प्रवाहित है? देखिए किससे है? गंगा से। ऑप्शन नंबर बी, किससे है? गंगा। देखिए इसका हम डिटेल एक्सप्लेन देखते हैं। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वह मिट्टी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मिट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलपत्थर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बलथर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कहलगांव, कौन सा? कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो किसके केंद्र हैं आपके? ये ताप विद्युत शक्ति के। किसके केंद्र हैं ये? कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर है आपके ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए क्या पूछा है इसमें, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? आप सभी को पता है कि बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन कौन सा है? गया और भागलपुर। कौन सा है? गया और भागलपुर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर ई। देखिए इसकी हम एक्सप्लेन करते हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 16, बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी कि जो गायों का वध होता है वह किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो वह 1955 में। किसमें? 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। देखिए बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? किसमें? बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है आपके? राबड़ी देवी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी। देखिए देखो प्रश्नकाल के दौरान जब यह प्रश्न पूछा गया था
तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी थी उस समय। लेकिन वर्तमान में अगर अभी ये प्रश्न आए करंट में, तो देखो ये करंट अफेयर के साथ भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं। कौन है? सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? इनमें से कौन बिहार का 2 बार राज्यपाल रहा है? तो कौन रहा है? अखलाक उर रहमान किदवई, ऑप्शन नंबर ए, अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, देखिए उपरोक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में अखलाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला था। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर वह रहे। ओके, देखिए जो अगला प्रश्न है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिए बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला? रोहतास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयंभू मिट्टी पाई जाती है? तो वह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वयंभू। देखिए बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। सेकंड है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा थर्ड है गांगे जलोढ़ जो बिहार के मैदान गैंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, देखिए ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पर? गया जिले में। देखिए ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। कहाँ पर? किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। कौन सी? पुनपुन नदी। ठीक है, देखो आप सभी इस वीडियो को देखो, अब लास्ट टाइम है, अगर आप अंतिम समय में इन वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना तो आपके माइंड में अभी ये प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में आप अपना राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बताया कि इनमें से ही प्रश्न आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा। जो बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वह जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इन्हीं बुक से, इन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें व सभी साथियों पर शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड
झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह मिथिला मैदान। कौन सा नहीं करता है? मिथिला मैदान। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो वह दिया से। किससे संबंध है? दिया से। देखिए, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंध है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक क्षेत्र संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो देखिए, जो आपका जो मूंगा रेशम है वह आपका असम का है। कहाँ का है? असम का। बाकी के जर्दालू आम, मगही, पान, कटनी धान, यह आपके बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है। ठीक है, चुन लिए गए हैं लेकिन अभी पंजीकृत नहीं है। देखिए, देखो, असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। अभी ये सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन सा है? अमरकंटक पठार। ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पठार। देखो, बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो वह कोसी मगध से नहीं बहती है। कहाँ से? कोसी और मगध से। देखिए, गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़ी में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है, अतः इस विकल्प डी सही है। अगला है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। ठीक है, कौन कौन से वे 12 जिला हैं? देखिए, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह है पटना में। कहाँ पे है सबसे लंबी? पटना में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। कितनी है? 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 यानी कि 97 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी इनमें से कोई भी नदी नहीं है, तो इसका आंसर कोई कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी के इसमें पुनपुन व सोन इसमें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है,
अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को, किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी को। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो वह CWG से। किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके लिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह उत्तर पश्चिम में। ठीक है, किसमें है? उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वह वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। सबसे अधिक जो जूट उत्पन्न होती है वह कहाँ होती है? पूर्णिया में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो देखिए, यह जो प्रश्न था वह उस समय के लिए करंट अफेयर्स में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी ये इतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर आपकी गंडक नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील आपकी बिहार में स्थित है। कौन सी? अनुपम झील। ठीक है, देखिए अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो उत्तर बिहार है आपका वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, जो यह प्रश्न पूछा गया था वह 2008 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया था। अब हम इसका आंसर वर्तमान प्रेजेंट आंकड़ों के अनुसार देखेंगे। तो देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022 के 23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7,264 हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.61% है। ठीक है, चलिए अगला है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र का सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.90 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7.84% है। अतः सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है
बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। कितना है? 7.84% है। ठीक है। अगला है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। तो देखिए कितना है? 2021 के अनुसार 7.84% भाग पर बने। कितने पर? 7.84% पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो वह पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वह है कटिहार। ठीक है। कौन सा है वह? कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, जो बिहार का यानी कि जो वर्तमान बिहार है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है सेम टू सेम, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो देखिए, जो संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है वह होता है आपका हजारीबाग से। कहाँ पे होता है? हजारीबाग से। ठीक है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है वह है इन सबों से नई। इन सबों से नई। अगला है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं तो बिहार में। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार में बसी हैं। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वह है संथाल। कौन सी है? संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? गंगा नदी। किसको? गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो देखिए, बिहार से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपका 23। ठीक है। देखिए, NHAI के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईस्ट टू वेस्ट सबसे लंबा है, जिनकी ऊंचाई 487 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5490 किलोमीटर। कौन सी है? 5490 किलोमीटर। अगला है, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना या कांटेदार। तो देखिए, जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सवाना व पतझड़। सवाना व पतझड़। अगला है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में। कहाँ पर? रांची में। अगला प्रश्न है आपके लिए, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है सिंहभूम से। किससे? सिंहभूम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है,
बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, वर्ष 2000 ईस्वी से पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड एवं बिहार हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर के जिले में स्थित है? तो वह है भीम बांध। कौन सा है? भीम बांध। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका गया। कौन सा है? गया। अगला प्रश्न है आपके लिए, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। पहला है आपका बोकारो, चंद्रापुर व संतालडीह। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन है। तो बिहार में जो लीची उत्पादन है वह आपका है 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट ने बताया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। अतः विकल्प ई सही है, 1 से अधिक। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, बिहार में मेथन उत्पादन करता है तो वह जल शक्ति। कौन करता है? जल शक्ति। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो वह 45.85%। 45.85%। अगला है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? 37। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं इस सीरीज में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, कितने जिले थे? 37। अगला है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता 89.20 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, मुरी जाना जाता है तो मुरी एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो आपका एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा? एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, पटना के स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। किससे? भारतीय मानक समय से। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9। ठीक है, 9। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो 50% से अधिक। 50% से अधिक। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर। कौन सी है? दामोदर। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ। अगला प्रश्न है आपका 80, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो आप सभी को पता है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें आपकी चावल, गेहूँ व मक्का हैं। क्या? चावल, गेहूँ और मक्का हैं। ओके। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप, देखो, पहला ऑप्शन है आपका जीवनदायी, दूसरा है व्यवसायिक, तीसरा है निर्यात उन्मुखी और चौथा है आत्मनिर्भर। ठीक है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आत्मनिर्भर। ठीक है, क्या है? डी, आत्मनिर्भर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखिए, क्या है पहला ऑप्शन इसमें? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। सही है, अब यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला ही इनमें से सही है। बाकी कि बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था, ये आपका गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी आपका गलत है। वह बिहार में एक सदनीय विधानपालिका है, ये भी आपका
गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में 2 सदनीय विधायिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए पलामू यानी कि रांची में है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो पलामू है वह लौह अयस्क, ठीक है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपके कुछ देखिए इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार भी हैं, जैसे कि देखिए बाइराइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टज, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, बॉक्साइट आदि ये भी खनिजें यहाँ से मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत, यानी कि कुल देश का बिहार में कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन होता है? तो देखिए इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मूल्यानुसार देश के कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। कितना है? 3%। किसको छोड़कर? परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जैसे कि कोयला, ठीक है, आदि ऐसे को छोड़कर कितना है? 3%। चलिए अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो कौन सा है? दूसरा। ठीक है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान दूसरा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिए जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, जो कि करंट अफेयर्स की वीडियो कल आपके लिए आने वाली है, 100 चुनिंदा प्रश्न आपके लिए वहाँ पर लाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस श्रृंखला से भी जुड़ सकें व आगे आने वाली अपडेट को भी आप हमारे साथ देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल अभी BPSC TRE 3 का जो नोटिफिकेशन आया था पहला फर्स्ट वाला, तभी इस चैनल को बनाया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे इसके साथ जुड़े व जो भी इससे हेल्प हो सके आप उस हेल्प को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं डाली जा रही हैं, बस चुनिंदा कंटेंट की वीडियो यहाँ पर लाई जा रही हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 86। देखिए निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो देखिए कोयला मिलता है आपका, ठीक है, लोहा मिलता है व मैंगनीज मिलता है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। देखिए तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लोहा, अयस्क तथा मैंगनीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट व स्टीराइट। चलिए अगला प्रश्न आपका है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए जो आपका लाइमस्टोन कैमूर है यह आपका जोड़ा सही है, बाकी के आपके जितने भी हैं यह आपके गलत हैं। ओके, चलिए देखिए बिहार में कैमूर यानी कि जो भभुआ है, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइक नवादा जिला, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेर, जिंक, बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम जिले से। कहाँ से? सिंहभूम जिले से। ठीक है, अगला है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो बिहार जो अग्रणी उत्पादक किसका है? तो वह चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है तो किसका है वह?
चूना पत्थर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो देखिए, क्या रोहतास में है, या पटना, सारण या गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, जो कि नवादा इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवादा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा जिला हो जाएगा? तो सिंहभूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी व फर्टिलाइजर बोहराई, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, शेष युग्म सही है बाकी के। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की स्थिति से। तो बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो देखिए, बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है, ये आपका गलत है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? इनमें से आपका कोई सा भी सही नहीं। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बिहार राज्य आपका कितना है? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य 83 डिग्री 90 अंश 50 पूर्व से 88 डिग्री 17 अंश 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, आप उसको याद रख सकते हैं। 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या, पहले तो आप ये जान लो कि वो राज्य हैं कौन कौन से। तो देखिए, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड है। अगला है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी से। कहाँ से? एक भ्रंश घाटी से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से कौन कौन मिलती है? तो देखिए, गंडक नदी, घाघरा, सोन और पुनपुन, तीनों ही यानी चारों ही नदी आपकी बिहार में गंगा से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। क्या है? कांवर झील। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? जुलाई 2020 में। कांवर झील को कांवरताल भी कहा जाता है। ठीक है, यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रामसर पहली रामसर झील है वह किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। ठीक है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आद्र स्थल घोषित कर दिए हैं। ठीक है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी तो वनों पर। किस पर अर्थव्यवस्था आधारित थी? वनों पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में। कहाँ पर थी? पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो वह जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम जो ये जिले थे वह पश्चिम बंगाल को
दे दिए गए थे। देखिए, वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के जंगल फैले हुए हैं। तो बिहार के जंगल आपके 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कितने? 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। प्रश्न क्या है? बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, ठीक है, यानी कि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? देखिए, IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का वन आच्छादन 15.23% था। IFSR 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र पर वन है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? 7.84% पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो वह रांची के, जो कि झारखंड की राजधानी है, ठीक है। देखिए, हुंडू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वह कैमूर में। कहाँ पर? कैमूर। अगला प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? क्या है? एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वह कनवार झील। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, कनवार झील। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार यानी कांवर झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, जो कि बिहार का पहला भी यह रामसर स्थल था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे है? कछारी मिट्टी से, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक है। कछारी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था 1995 में। तब बिहार की शस्य गहनता कितनी थी? 128%। चलिए अब देखते हैं अब वर्तमान में शस्य गहनता कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो बिहार की शस्य गहनता है वह कितना है? 144% है। तो ठीक है, अब आपको वर्तमान की जो याद रखनी है वह क्या रखनी है? बिहार की शस्य गहनता 144% है। अगला प्रश्न है आपका, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो 10 गुना। कितना बढ़ा है? 10 गुना। देखिए, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? तो देखिए, दो 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के लिए अंतर्गत है। ठीक है, कितना है? 50.77 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो वह है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, देखिए आप इस वीडियो को 1 से या 2 बार देख लेंगे ना, तो आपको जो अभी जो प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वह आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें तथा अपने एग्जाम में अच्छे से जाएं। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और आप इसके बाद अगर आप ज्योग्राफी की वीडियो को देख लेंगे, वो 2.5 घंटे की वीडियो है कंप्लीट, इस बुक को उसमें कंप्लीट सॉल्व किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साइंस की वीडियो है, मात्र हमने 7 वीडियो बनाई है। 7 वीडियो में हमने कंप्लीट बुक को कवर किया गया है। जो बुक आपकी आती है ना, बीपीएससी घटना चक्र 2024 पूर्वावलोकन से, जिसमें कि आपके बीपीएससी प्री के प्रश्नों के साथ साथ TRE 1 TRE 2
तथा बिहार CDPO, बिहार असिस्टेंट टीचर, हेड मास्टर सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आप प्लीज़ इन 7 वीडियो को देख कर ही जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए जो आपका ये प्रश्न है यह आपका उस टाइम के करंट के बेस पर था, ठीक है। किसके बेस पर था? करंट के बेस पर, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी कुछ प्रश्न आएंगे इसमें 3-4 वो करंट के बेस पे आएंगे, तो उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वह करंट के प्रश्न आपके अभी कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ओल्ड हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आपका, ये भी आपका करंट के बेस पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आपके साथ, ये भी आपका करंट के बेस पे है। हाँ चलो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पर? ठाकुरगंज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? ठाकुरगंज में। चलिए ये आपका है 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए किसका? बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो उसका हमको आरोही क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं, देखिए जो आपका आरोही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवान, किशनगंज व मधेपुरा, ठीक है। सीवान, किशनगंज व मधेपुरा। ये आपका 2001 से 2011 तक की जनगणना के बारे में पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तीसरा है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो देखिए इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, प्रश्न में दिए गए कथनों में सभी कथन सही हैं, ठीक है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर व रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्पों में से कोई भी विकल्प तीनों कथनों को समाहित नहीं करता है, ठीक है। अतः सही उत्तर विकल्प ई है। देखिए आपके जो उसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपका रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये भी आपका सही है। सेकंड व थर्ड तीनों ही आपके सही हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो ई, ये आपका गलत है। तो इसमें हो जाएंगे सभी प्रश्न, सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अगला है, देखो ये भी आपके उस टाइम के करंट के बेस पर था कि 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे आय कम है? तो शिवहर की। किसकी? शिवहर। अब देखिए करंट के बेस पर हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, अररिया तथा सीतामढ़ी हैं, ठीक है। चलिए ये आपका उस टाइम के, ये भी आपका करंट के बेस पर है प्रश्न, तो उसको हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। देखो जो अगला प्रश्न है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये इस प्रश्न को BPSC ने डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए देखो ये भी आपका उस टाइम के करंट के बेस पर है। देखो जो करंट के बेस पर प्रश्न पूछे गए ना उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपके किसी भी काम के अब नहीं रहे हैं, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास में। देखिए अब आगे कृषि उद्योग व विविध, नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा कृषि उद्योग व विविध, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है आपका, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो देखिए गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, तीनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड है आपका, देखो ये आपका करंट के बेस पे है 2017-18 में, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। ये भी आपका 2018-19 का पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आप देखते हैं,
बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वह किसका है? मक्का। किसका है? मक्का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि में से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो वह है मूंग और मसूर। कौन कौन सी हैं? मूंग और मसूर। अगला है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा। कौन कौन सा है? मधुबनी और दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा में। किशनगंज और सहरसा में। अगला प्रश्न है आपका, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वह 3 जिलों में। कितनों में? 3 जिलों में। अब 3 जिले कौन कौन से थे? तो देखिए, 2011 में बिहार के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी, जो कि है शिवहर जिसमें 6,56,246 जनसंख्या थी, शेखपुरा में 6,36,342 तथा अरवल में 7,08,43। ठीक है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिनमें सर्वाधिक पटना में थी। ठीक है, जिसमें कि 58,38,465 तथा सबसे कम लखीसराय में। ठीक है, जो कि 10,09,12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो बेगूसराय में। यह प्रश्न आपका 2 बार पहले भी आ गया था। कहाँ पर है? बेगूसराय में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4,767 मेगावाट थी, जो कि उस टाइम के करंट बेस पर यह प्रश्न पूछा गया था। देखो ये बीपीएससी जो आपका प्री हुआ था 2020 में, तब यह पूछा गया था 2019 का प्रश्न। ठीक है, तो ये करंट बेस पे प्रश्न है। जो अभी पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे आपके 2023 व 24 के। देखो ये भी है, आपको पूछा गया है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था उस टाइम का? तो कितना था? 0.574। ठीक है, जो कि कितना है? 0.574 था। ठीक है, उस समय। ये आपका है 2019 के, तो इसी को भी हम छोड़ देते हैं। देखिए, यह प्रश्न को हम कराएंगे आपके लिए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए ठीक है। देखिए, जो कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया गया था वह किस फसल के लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उस टाइम का ये करंट के बेस पर प्रश्न था। चलो उसको देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब व ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनके राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, महिला रोजगार ये आपका है, साफ पीने का पानी ये भी सही है, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति ये भी सही है, लेकिन बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? बाल कल्याण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों
के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो देखिए कितना प्राप्त होगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। ठीक है, तो कितना है? 10.058% है। ठीक है, और पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो 5वीं तक, 6ठी तक, 7वीं तक, 8वीं तक। तो देखते हैं इसमें डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर और शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, किससे? 6ठी से ऊपर तक सभी क्लास के स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो देखिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यह बजट से है। क्या है? बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो देखिए वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट 2021-22 में एक अलग विभाग कौन सा है? वो स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इसका उत्तर डी हो सकता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो देखिए गलत कथन 2021-22 के अनुसार क्या था? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये आपका गलत है, लेकिन ये प्रश्न आपका 2021-22 के अनुसार पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम देखिए इसका उत्तर जो हम अगर देखते हैं करंट के बेस पे, तो देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3% रही। द्वितीयक क्षेत्र की मध्यकालिक वृद्धि 4.8% तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक कितनी रही थी? 8% रही थी, 8.5। अतः कथन डी गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो किसने? सुशील मोदी के द्वारा। सुशील मोदी के द्वारा। ठीक है, अब आपका अगला जो टॉपिक है वह आपका बिहार इतिहास, बिहार हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार हिस्ट्री से आपके बहुत ही प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन में थोड़ी देर और बने रहें, जिससे कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखकर जाएं। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग। कितने हैं? 7। ठीक है, कौन कौन से हैं? अब ये आप देख लो। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, अगला है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न को बीपीएससी ने क्या तारांकित किया, यानी कि इसको भी डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो देखिए कितने थे? 6। कौन कौन से थे? 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो क्या है? ब्लिसफुल बिहार।
कौन क्या है टैगलाइन? ब्लिसफुल बिहार। किसकी है ये? पर्यटन विकास निगम की। ठीक है। अगला है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कृषि कुंभ मेला मोतिहारी में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? मोतिहारी में। ठीक है। देखिए यह आपका प्रश्न है 2019 के विश्व पे करंट का था। क्या पूछा गया इसमें? नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का राज्य का स्कोर कितना है? 32.11। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अब आप उसको 2019-20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31 है। ठीक है। अब आप देख लेते हैं, इसमें राज्य वाइज भी दिए हैं कि केरल का 74 है, तमिलनाडु का 65.13 है, तेलंगाना का आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। सबसे खराब वाले ये हैं नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, और सबसे अच्छे वाले हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। ठीक है। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 3.47%। देखो ऐसे प्रश्नों के साथ आप ये देख सकते हैं कि जो अगला नेक्स्ट जो करंट बेस पे आएंगे तो आप उसमें 2024 का बजट अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जीएसडीपी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। ठीक है। तो आप अगली बार इसमें जो करंट के बेस पर आप जीएसडीपी के बारे में या फिर आर्थिक समीक्षा बजट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से यही आपको हेल्प होती है कि करंट प्रश्न कहाँ से आयोग पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सभी के लिए वायुमार्ग, ये आपका शामिल हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायुमार्ग। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा है? क्या है? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन में नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया व शिवहर। ठीक है। देखो ये क्या है? अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घटक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो बिहार में। ठीक है। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया से। कहाँ से शुरू किया गया था? खगड़िया से। अगला प्रश्न है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 935। कितना था? 935। ठीक है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? 14.6%। लेकिन ये 2017-18 के अनुसार थी। ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्रों की विकास दर क्रम से 9.6, 3.8 तथा 13% थी 2022-23 में। ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि 17-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो अब आपको देखना है 2023-24 का सकल घरेलू उत्पाद कितना है करंट के आधार पर, है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको करंट के बेस पर तैयार करने हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि यंत्र बैंक व कृषि उत्थान बैंक। ठीक है। तो देखते हैं अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो कौन सी बैंक? कृषि यंत्र बैंक। ठीक है। कृषि यंत्र बैंक। अगला प्रश्न है देखो फिर ये प्रश्न पूछा गया है बार बार 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? ठीक है। तो अब आपको देखना है 2024-25 का। ठीक है। देखो ये क्या पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतप्रवाह को आकर्षित किया? ठीक है। तो इस प्रश्न को भी बीपीएससी ने
हटा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वह कौन सी है आपकी? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? तो यहाँ पूछा है तुलना करवाइए, किससे कम है, किसके अधिक है, किससे बराबर है। तो आपकी है झारखंड से अधिक है। ठीक है। देखिए, प्रश्न काल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड में कितनी थी? 46, तो उससे अधिक थी। और अखिल भारतीय स्तर पर 53 से भी अधिक थी। बिहार में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर 30 तथा झारखंड में यह 27 है। तो अभी वर्तमान में कितनी है? बिहार में 30 और वर्तमान में झारखंड में 27। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो तीसरा। कौन सा था? तीसरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो तीसरा। कौन सा है? तीसरा। अगला है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? कौन सी? गुल्लक बच्चा बैंक। तो देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक आपकी कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? पटना में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम जनसंख्या होने का कारण है? तो भूमि सुधारों की सफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव व श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। ये तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे इसके। अगला है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में या दामोदर घाटी प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो मढ़ौरा में। कहाँ पे? मढ़ौरा में। देखिए, पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मढ़ौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डच्चों द्वारा प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? बेतिया में। अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ठीक है। अगला है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो वह आपकी कौन सी थी? चावल। ठीक है। अगला है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो गन्ना। नकदी फसल कौन सी है आपकी? गन्ना। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अगला है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो देखिए, 2001-2 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस टाइम कौन थे? ML मजमूदार। लेकिन वर्तमान में कौन है आपके? HR श्रीनिवास। कौन है वर्तमान में? HR श्रीनिवास बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो उस टाइम थे आपके विनोद कुमार पांडे, लेकिन वर्तमान आपको याद करना है वर्तमान में। तो देखिए, वर्तमान में आपके कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। कौन में? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है।
तो आपको वर्तमान वाले ही ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, सुंदर सिंह भंडारी को। अगला आपका प्रश्न है, बिहार पर बकाया ऋण है। तो देखिए ये 2001-2 का प्रश्न है। उस समय 37,653 करोड़ रुपए का ऋण था, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रश्न याद नहीं करना है क्योंकि ये उस टाइम के करंट के बेस पे प्रश्न था, ठीक है। देखिए वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार पर कुल लोक ऋण कितना है? 40,755 करोड़ है, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 40,755 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो देखिए 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं तथा 2 राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को। तो गया के महाबोधि मंदिर का, ठीक है, गया के महाबोधि मंदिर के लिए वह आंदोलन करते रहे। अगला है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो देखिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है? 75, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में। देखिए ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था, तो उस समय झारखंड उसमें सम्मिलित था, तो इसलिए उसका राइट आंसर रांची है, ठीक है। अगला है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54। कितनी है? 54, ठीक है। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो अब वो कितनी है बिहार में लोकसभा की सीटें? 40 सीटें, ठीक है। अब कितनी है? 40। अगला है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 54, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 40, ठीक है। देखिए यही प्रश्न पूछा गया है, बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्योंकि यह आ गया वर्तमान में, क्योंकि तब 2015 जब भी प्रश्न पूछा गया था तब झारखंड आपका अलग हो चुका था, तो उसका आंसर हो जाएगा अब 40, ठीक है। आपसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है स्वर्ण रेखा के किनारे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना था? तो झारखंड बना था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया था। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 को, ठीक है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची। झारखंड राज्य स्थापित कब हुआ था? 2000 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो कहाँ पे है? बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में कौन है? पटना, ठीक है। क्षेत्रफल में कौन है? पटना। गया है आप दूसरे नंबर पर, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो देखिए गोंडा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में, ठीक है। देखो आप इतना समझना कि ये प्रश्न 1999 में पूछा गया है, तो तब तो धनबाद कहाँ पे? बिहार में ही था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया
ठीक है। तो अब ये प्रश्न, अब अगर ये दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर धनबाद नहीं होगा, क्योंकि धनबाद अब कहाँ पे है, झारखंड में। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। तो देखिए कथन दिया हुआ है दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। अब देख रहे हैं इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए सही की व्याख्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, दोनों ही आपके ये कथन सही हैं। ठीक है, ए और आर कथन और कारण। चलिए अगला है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदनी कार्यक्रम आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। देखिए अब आपका हो गया इतिहास स्टार्ट, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है इतिहास, तो बने रहिए आधा घंटा इसके साथ और। चलिए अब इसको हम ख़त्म करके ही आपका छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका पहला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कहाँ पे है? पावापुरी में। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मुख्य स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण मोक्ष प्राप्त किया था। अगला है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी तो क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई। क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं तो कहाँ पे? नालंदा में। कहाँ पर दफन है? नालंदा में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको आप अच्छे से याद रखना। क्या था? हुंकार। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अगला है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। अगला है आपका, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो मुरली मोहन प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, कौन है? मुरली मोहन प्रसाद। अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीपनारायण सिंह। ठीक है, श्री दीपनारायण सिंह। अगला है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, 1913 में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए।
अगला है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। कौन सा है? पादरी की हवेली। देखिए पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। अगला है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर का। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है आपका 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया तब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो इसमें कौन कौन था आपका? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, मोहम्मद जुबैर व श्री कृष्ण सिंह। बाद में आपके स्वामी सहजानंद भी इससे जुड़ गए थे। तो इसका ऑप्शन हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे? तो कौन थे आपके? स्वामी विद्यानंद व स्वामी सहजानंद, ये दोनों ही नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, सोनपुर मेला के अवसर पर। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। अगला है 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 में इसका गठन हुआ था, तो किसने इसका गठन किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी? लोकनायक की। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार से रश्मि कुमारी एक कौन है? तो बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। अगला है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? भागलपुर में। अगला प्रश्न है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डैफ
बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए, बिहार से भारतीय संविधान के सभा कौन कौन थे आपके? देखिए, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी बिहार से थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम आनंदन सहाय, सच्चिदानंदन सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। अगला है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो को। किसको माना? लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो देखिए, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी जी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि उत्तर आयोग ने इसका उत्तर डी दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55। चलिए, ठीक है, वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। किसने बनाया था? शेर शाह ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो राजगीर। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। देखिए, वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया। बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के गठन किया गया, जबकि 26 फरवरी ये क्या है? 26 फरवरी 1916 को गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए, ये आपका जो है ना, ये आपका होना चाहिए 1916। ठीक है, ये आपका 1916 है। ठीक है, 1916 को। चलिए, अगला है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आपके आनंद पांडे थे। आनंद पांडे। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सी है? नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई।
बंगाल में, अवध में, पंजाब में या बिहार में? तो कहाँ पे? बिहार में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में की थी। कब की थी? 1906-7 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो देखिए, बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। कौन सा है? राजगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वह कौन सा स्थान है? भागलपुर राजमहल। अगला है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, जो आपका सही क्रम होगा वह होगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व आपका किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। फिरदौसी संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है आपका, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अली वर्दी को आपको देखिए 1733 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी में अली वर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया गया। ठीक है। अगला है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा आपका किसके लिए? विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। अगला है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बिहार की स्थापना की गई थी 1911 में या 1912 में या फिर आपका 1913 या 1914। तो कब की थी? 1912 में। ठीक है, 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अगला है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके ये। तो इस वीडियो को आप अच्छे से 1 से 2 बार देखें। वह जो हमारी 7 वीडियो और हैं जो कि आपके प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व व भारत का भूगोल, कंप्लीट साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा एक ही वीडियो में पॉलिटी, ऐसी हमने 7 तो मैराथन वीडियो कराई हैं सब्जेक्ट वाइज। आप उनको अच्छे से देख लें। उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पिन कर दिए, तो आप जाके उन वीडियो को भी देख सकती हैं। हमने कंप्लीट बुक का पूरा सॉल्यूशन मात्र 7 वीडियोज़ में कवर किया गया है। तो अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है करंट अफेयर्स की। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाए।
तथा इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या था, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 में। कब बना, 1912 ईस्वी में। अगला है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, तो 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1936 में बना था। देखिए इसकी हम व्याख्या आपके लिए कर ही देते हैं। वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। ठीक है, वर्ष 1936 तक कौन कौन थे, बिहार एवं उड़ीसा। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्न अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर वर्ष 1936 माना है। ठीक है, अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1936 ईस्वी को। अगला है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया था, तो 1885 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, 1885। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई, तो 1913 ईस्वी को। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो बेठ बेगारों पर। किस पर रोक लगाई, बेठ बेगारों पर। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया, 1908 ईस्वी में। अगला है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38। कितनी हैं, 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, 2006 ईस्वी को। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ। क्या है, बौद्ध मठ। अगला है 1866-67 के नील खेतीहारों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें, तो दरभंगा और चंपारण में हुआ था। कहाँ पे, दरभंगा और चंपारण में। ठीक है, अगला है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो मुरली बरहवा के। कहाँ के थे, मुरली बरहवा के। अगला है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, राजकुमार शुक्ल ने। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो वहाबी आंदोलन का। किसका था, वहाबी आंदोलन का केंद्र था। अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो महादेवलाल सराफ ने। किसने किया, महादेवलाल सराफ ने। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव में। किस नगर में, देव में। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई। यह मंदिर वर्तमान मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, तो मुंगेर से। किस जिले से, मुंगेर से।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा। किसने किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन आपका 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में यह प्रश्न पूछा गया था। बिहार यूथ लीग का गठन 1923 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को, कब? 1928। ठीक है। अगला है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 ईस्वी को। अगला है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके सही मिलान है। देखो, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री संजय करोल, जो कि वर्तमान में कौन है? विनोद चंद्रन। तो आपको वर्तमान वाले याद रखने हैं। वर्तमान में कौन है राज्यपाल? राजेंद्र विश्वनाथ। और वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार ने। ठीक है, किसने? बिहार ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो बिहार ने। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया था? पटना में। कहाँ पर? पटना में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बिहार। अगला है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो में। देखिए, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में हुआ। भारत 7 पदक इसमें जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य के साथ पदक तालिकाओं में 48वें स्थान पर रहा था। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। कहाँ पर होंगे? 33वें, जो कि 2024 में होने वाले हैं फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी हुई है? तो यह आपकी किसके द्वारा लिखी हुई है? सागरिका घोष के द्वारा। किसके द्वारा? सागरिका घोष। ठीक है। अगला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? सुनीता नारायण के द्वारा। सुनीता नारायण। ठीक है, जिन्हें पद्मश्री भी 2005 में मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइम इज नाउ
रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेन्स लाइव्स निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का थीम थी। ठीक है, देखिए ये आपको प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो कौन है? पटवारी। कौन है? पटवारी। ठीक है, अब आपके ये प्रश्न समाप्त हो गए। तो देखिए बीपीएससी के लिए जो हमने वीडियो बनाई थी वह पहली वीडियो थी आपके लिए बिहार स्पेशल की जीके हमने आपके लिए पहली वीडियो बनाई थी, जिस पे कि आपका अच्छा खासा रिव्यू आया है। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड वीडियो थी हमने प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास। कौन सी थी? प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड वीडियो थी आपकी भारतीय आधुनिक इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। चौथी वीडियो थी आपके लिए भारतीय एवं उसका भूगोल। पांचवी वीडियो थी आपके लिए साइंस, जिसमें कि एक ही वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेन के साथ उसमें कराया गया है। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगली वीडियो है रीजनिंग की वीडियो भी हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी था। उसकी अलग से हमने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और एक ये वीडियो है आपकी लास्ट, और एक आने वाली वीडियो है वो है आपकी करंट वीडियो आने वाली है कल। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी गलती मिलती है तो उसको एक बार गूगल से देखकर आप उसको सुधार भी कर सकते हैं बाय द वे, क्योंकि बुक में कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही आती है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं तथा उस पर उसको हमारे लिए कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।